तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोयम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है द ऑर्फन गर्ल बाय एच.एल.वी. डेरोजियो। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे पोएट के बारे में तो एच.एल.वी. डेरोजियो इनका पूरा नाम हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो था और इनका जन्म जो है वो 18 अप्रैल 1809 कैलकाटा बंगाल प्रोविजन ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। वो एक पोएट एंड टीचर थे, साथ ही साथ वो हिंदू कॉलेज कोलकाता के असिस्टेंट हेडमास्टर भी रह चुके हैं। और उनके कुछ फेमस वर्क्स है जैसे कि टू इंडिया माई नेटिव लैंड, द फ़कीर ऑफ जंगीरा, टू द मून एंड द हार्प ऑफ इंडिया, द मैनियक विडो, थर्मोप्लाई और लास्ट है लव्स फर्स्ट फीलिंग्स एक्सेट्रा। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 26 दिसंबर 1831 को हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारे पोएट के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों अगर बात की जाए इस पोयम के बारे में तो ये पोयम 1827 में पब्लिश हुई थी और हमारे पोएट के कलेक्शन पोयम्स में शामिल थी और इसे जो है वो बैप्टिस्ट मिशन प्रेस के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो दोस्तों ये तो है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने अभी हमारे पोयम के बारे में जाने। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस पोयम में हमें मैसेज क्या दिया गया है, यानी कि ये पोयम किस थीम पर बेस्ड है या फिर इस पोयम के द्वारा हमें क्या संदेश मिलता है या फिर मैसेज मिलता है, ये भी हम अभी देख लेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब अगर बात करें इस पोयम के बारे में तो ये पोयम एक अनाथ लड़की की कहानी है जिसकी जिंदगी के शुरुआती दिनों से ही दुख और अकेलापन उसके साथ है। लड़की जवान और खूबसूरत है, मासूमियत से भरी हुई, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कठिनाइयों का रास्ता तय कर दिया है। उसके पिता युद्ध में शहीद हो गए और माँ दुख से टूटकर उसे छोड़ गई। इस तरह लड़की बिल्कुल अकेली और दोस्त रहित हो चुकी है। पोयम में उसके फिजिकल ब्यूटी, इनोसेंस और जेंटल नेचर का जिक्र है, लेकिन साथ ही साथ पोएट ये भी दिखाते हैं कि दुनिया का हार्श और इनडिफरेंट नेचर उसकी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा मुश्किल बना रहा है। इसमें सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड्स, वल्नरेबल लोगों के लिए लैक ऑफ सपोर्ट और इमोशनल स्ट्रगल्स को हाईलाइट किया गया है। और अंत में मॉरल लेसन दिया गया है कि जो भी इंसान किसी अनाथ या फिर किसी अकेली लड़की को दुख और शर्म से बचाता है उसका नाम हमेशा इज्जत और रिस्पेक्ट के लायक होता है। तो दोस्तों यही है आज के हमारे इस पोयम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोयम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इसे अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली दो लाइंस आती है, शी वॉज येट यंग एंड फेयर बट ओ शी सीम्ड मार्क फॉर मच वो इन दिस अनपिटिंग वर्ल्ड। दोस्तों इस लाइन में हमारे पोएट बताते हैं कि लड़की अभी छोटी है और बहुत ज़्यादा सुंदर है। यंग का मतलब होता है जवान और फेयर का मतलब है खूबसूरत और मासूम। लेकिन यहाँ पर पोएट कहते हैं कि उसकी आंखों से या फिर उसके हालात से लगता है कि उसकी ज़िंदगी ने जो है वो उसे यानी कि दुख का रास्ता दिखा दिया है या फिर उसकी ज़िंदगी ने उसके लिए दुख का रास्ता तय कर दिया है। दोस्तों वो का मतलब होता है दुख या फिर पीड़ा या फिर लाइफ में आने वाली कठिनाइयाँ। हमारे पोएट ये भी बताते हैं कि दुनिया अनपिटिंग है। अनपिटिंग है यानी कि मतलब कि दुनिया में इंसान के दुख और दुखों को समझने या फिर उसका साथ देने की आदत नहीं होती है, यानी कि दुखों को मतलब कि इंसान कभी भी नहीं समझता है। इसीलिए वो कैसा है, अनपिटिंग है यानी कि निर्दयी है। यहाँ सिंपल मीनिंग ये है कि लड़की अभी मासूम और खिलती हुई है, लेकिन उसके सामने जो है वो कठिनाइयों का पहाड़ है और दुख भरी जिंदगी है। यहाँ पर हिडन मैसेज ये भी है कि कभी कभी इंसान का इनोसेंस या फिर उसकी ब्यूटी भी उसको दुख से नहीं बचा पाती और किस्मत भी जो है वो उसके पहले से ही मतलब कि उसके यानी कि किस्मत में भी जो है वो उसके पहले से ही दुख होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। पुअर फ्रेंडलेस वॉन्डरर, यहाँ पर हमारे पोएट जो है वो लड़की को एकदम अकेली और दोस्त रहित यानी कि फ्रेंडलेस दिखाते हैं। दोस्तों वॉन्डरर का मतलब होता है ऐसा इंसान जो अकेला चल रहा हो, यानी कि अपना रास्ता ढूंढ रहा हो, जैसे कि किसी रेगिस्तान में अकेला इंसान भटक रहा होता है उस तरीके से। सिंपल तरीके से यहाँ पर यह बताया गया है कि लड़की के पास कोई भी फैमिली या फिर कोई भी अपना यानी कि कोई भी दोस्त नहीं है जो उसका साथ दे पाए, जो उसकी हेल्प कर पाए। यानी कि जब इंसान अकेला होता है तो ज़िंदगी के मुश्किल रास्ते और भी टफ हो जाते हैं।
पोयम हमें ये भी समझाती है कि दुनिया में अकेलेपन का जो दर्द है वो सबसे ज़्यादा गहरा होता है और हमको ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, यानी कि सेंसिटिव रहना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। हर हेयर वॉज ब्लैक एज अ raven's wing। दोस्तों ये लाइन जो है वो लड़की के बालों का डिस्क्रिप्शन देती है। रैवन जो है वो एक काले पक्षी का नाम है और उसके पंख का जो रंग है वो काला और शाइनी होता है। मतलब लड़की के जो बाल है वो बहुत ही काले और चमकदार है। यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो लड़की है वो बहुत ही ज़्यादा नेचुरली यानी कि खूबसूरत है। यानी कि यहाँ पर हिडन मैसेज ये भी है कि ब्यूटी होने के बावजूद भी जिंदगी के दुख जो है वो उसको बचाने में काम नहीं आते। यानी कि पोइट जो है वो हमारे सटली ये दिखाना चाहते हैं कि कभी कभी इंसान का एक्सटीरियर या फिर उसकी ब्यूटी उसके हार्डशिप्स को कवर नहीं कर सकती। देन इसके बाद है हर चीक द ट्यूलिप्स ह्यू डिड वेयर। दोस्तों इस लाइन में जो है वो लड़की के गालों के बारे में बात हो रही है, यानी कि लड़की के जो गाल है उनका रंग डिस्क्राइब किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो ट्यूलिप है उसका जिक्र हुआ है। ट्यूलिप एक फूल है जो कि लाल और सॉफ्ट होता है। मतलब कि जो लड़की के गाल है वो नेचुरली लाल और खिलते हुए है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा कोमल है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे है जो उसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। यानी लड़की खिलती हुई और मासूम लग रही है। हमारे पोएट ये भी दिखाते हैं कि ये जो आउटवर्ड ब्यूटी जो होती है वो टेम्पररी होती है और जो हमारे अंदर के जो दुख है उसके सामने बिल्कुल पावरलेस होती है। यानी कि हमारी ब्यूटी का और हमारी दुखों का कोई लेना देना नहीं होता। हमारी ब्यूटी की वजह से हम हमारे दुखों को कम नहीं कर सकते। दोस्तों ये इस तरीके का हिंट भी दिया गया है कि ज़िंदगी के स्ट्रगल्स उसके इनोसेंस को तोड़ देंगे। तो इस तरीके से इस एक लाइन में यहाँ पर हमें समझाया गया है। हर वॉइस वॉज सॉफ्ट एज वेन नाइट विंड्स सिंग। दोस्तों यहाँ पर जो है वो लड़की की आवाज़ को डिस्क्राइब किया गया है। सॉफ्ट का मतलब है नरम और जेंटल, और वहीं नाइट विंड्स सिंग का मतलब है कि रात में जो हल्की हवा के साथ जो हल्की सी गूंज या फिर जो साउंड होती है उसे यहाँ पर जो है वो नाइट विंड्स सिंग कहा गया है। मतलब कि लड़की की आवाज़ बहुत ही प्यारी और बहुत ही मासूम है। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि उसका नेचर जो है वो बहुत ही जेंटल और इनोसेंट है, लेकिन दुनिया के हार्श ट्रीटमेंट के सामने ये जो जेंटल नेचर है उसका, यानी कि ये जो अच्छा स्वभाव है उसका, वो फ्रजाइल है यानी कि बहुत ही ज़्यादा नाजुक है। पोइट हमें ये फील करवाना चाहते हैं कि लड़की के लिए ज़िंदगी कितनी टफ होने वाली है। उसकी सॉफ्टनेस दुनिया के रूथलेस यानी कि निर्दयी एनवायरनमेंट के सामने सर्वाइव नहीं कर पाएगी, टिक नहीं पाएगी। इस तरीके का मैसेज हमें यहाँ पर पोइट देना चाहते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हर ब्रो एज अ मून बीम फेयर। यहाँ पर लड़की के फोरहेड यानी कि जिसे हम माथा कहते हैं, जो हमारा फोरहेड होता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उस लड़की के बारे में बताया गया है कि उसका फोरहेड कैसा है। दोस्तों मून बीम का मतलब है चांद की रोशनी जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा प्योर और ब्राइट होती है। मतलब कि जो लड़की का माथा है उसका रंग और एक्सप्रेशन बहुत ही जेंटल और मासूम है। यहाँ पर हमारे पोइट कहते हैं कि लड़की के अंदर प्योरिटी और इनोसेंस को मतलब कि दिखाया गया है। हमारे पोइट यहाँ पर क्या दिखाते हैं कि लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी है और इनोसेंस है, और ये भी बताते हैं कि ये इनोसेंस हार्श रियलिटी में सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। दोस्तों ये जो लाइन है वो सटली ये भी समझाती है कि लड़की की इनर ब्यूटी और प्योरिटी दुनिया के क्रुएल्टी के सामने खड़ी हुए, यानी कि उसके सामने जो है वो मतलब कि दुनिया एक चैलेंज बन चुकी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। देन इसके बाद हमारी अगली कुछ लाइंस है। हर सायर हैड जॉइन द वेक ऑफ वॉर, द बैटल शॉक, द साउट एंड द स्कार ही न्यू, ही गेन अ ग्लोरियस ग्रेव, सच इज द गार्डन ऑफ द ब्रेव। दोस्तों यहाँ पर लड़की के पिता का जिक्र है। उसके पिता ने युद्ध में पार्टिसिपेट किया और बैटलफील्ड के दर्द और चोट को झेला। ग्लोरियस ग्रेव का मतलब है कि डेथ के साथ सम्मान और रिस्पेक्ट भी उन्हें मिला, और गार्डियन का मतलब होता है इनाम या फिर रिवॉर्ड। यानी कि सिंपली आपको बताऊं तो लड़की के पिता ब्रेव थे और देश के लिए शहीद हो गए। और हिडन मीनिंग यहाँ पर यह है कि ब्रेवरी का जो प्राइस है वो कभी कभी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा दर्द और नुकसान बन जाता है। लड़की अब अनाथ है यानी कि ऑर्फन है, और पोइट हमें ये भी दिखाते हैं कि हीरोइज्म के पीछे फैमिली और लव्ड वंस का दुख भी छुपा हुआ होता है। तो इस तरीके से हमारी इन कुछ लाइंस में बताया गया है। देन इसके बाद है हर एंग्विश मदर्स सफरिंग हार्ट कुड नॉट एंड्योर अ विडोज पार्ट। दोस्तों इस लाइन में जो है वो लड़की के माँ का दुख का जिक्र है।
यानी कि पति के मरने के बाद माँ इतनी ज़्यादा दुखी हो गई कि वो विडोहुड का बर्डन उसके लिए अनबियरेबल हो गया और उसने ज़िंदगी को यानी कि मतलब कि अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लिया, या फिर वो उसकी ज़िंदगी को झेल नहीं पाई। विडोहुड का यानी कि यहाँ पर मतलब है कि विधवापन, यानी कि एक जो मतलब कि एक स्त्री होती है, अगर उसका पति मर जाता है तो वो विधवा हो जाती है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि उसके पति के डेथ होने के बाद जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाई, और वो जो है वो मतलब कि इसी दुख के साथ जो है वो चल बसी। यानी कि सिंपली यहाँ पर ये बताया गया है कि लड़की के माँ का मरना उसके लिए और भी ज़्यादा दुख क्रिएट करता है, और वो जो लड़की है अब वो और भी ज़्यादा अकेली हो गई है इस दुनिया में। यानी कि सोसाइटी में जो है वो विधवा के लिए सपोर्ट कम होता था, विडोज़ के लिए जो है वो मतलब कि सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा कम होता था। और पोइट ये भी दिखाते हैं कि कभी कभी सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं या फिर इमोशनल पेन जो होता है वो इंसान को तोड़ देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी इन 2 लाइंस में बताया गया है। देन इसके बाद है, शी संक बीनीथ हर सोल्स डिस्ट्रेस एंड लेफ्ट हर इन्फेंट पेरेंटलेस। यहाँ पर पोइट बताती है कि लड़की जो है वो कम्प्लीटली ऑर्फन हो गई है, यानी कि अनाथ हो गई है। माँ के दर्द और मौत के नीचे लड़की का फ्यूचर अभी भी जो है वो पूरी तरीके से ब्लैक है, यानी कि पूरी तरीके से जो है वो मतलब कि लड़की के फ्यूचर पर अंधेरा छाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर सिंपल मीनिंग ये बताया गया है कि लड़की के पास कोई भी पेरेंटल सपोर्ट अब नहीं बचा, और हिडन मीनिंग ये है कि ऑर्फनहुड की ट्रेजेडी इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों तरफ से है। पोइट हमें ये फील करवाते हैं कि हेल्पलेस और यंग लड़की का जिंदगी में कितना ज़्यादा स्ट्रगल होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है, शी हैथ नो फ्रेंड ऑन दिस कोल्ड ब्लीक अर्थ टू गिव हर शेल्टर अ होम एंड अ हर्थ। दोस्तों इस लाइन में जो है वो पोइट लड़की के अकेलेपन और लैक ऑफ सपोर्ट को हाईलाइट करते हैं। कोल्ड ब्लीक अर्थ मतलब है दुनिया ठंडी, अनकेयरिंग और अनफ्रेंडली है। हर्थ का मतलब है घर का जो वार्मथ और कंफर्ट होता है उसे हम कह सकते हैं हर्थ, जो लड़की के पास अब नहीं बचा। दोस्तों यहाँ पर हिडन मीनिंग ये है कि सोसाइटी अक्सर वल्नरेबल लोगों को इग्नोर कर देती है। पोइट हमें ये समझाते हैं कि हर इंसान का बेसिक राइट है सेफ और प्यारा इन्वायरमेंट, जो कि अब उस लड़की के पास नहीं बचा, यानी कि उस लड़की को अब सब ये नहीं मिलता। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है। देन इसके बाद है, थ्रू लाइफ्स ड्रेरी डेजर्ट अलोन शी मस्ट वेंट फॉर अलास द रिच हैव नेवर अ फ्रेंड। यानी कि यहाँ पोइट जो है वो मेटाफोरिकली लड़की की ज़िंदगी को ड्रेरी डेजर्ट से कंपेयर करते हैं, जहाँ पर कोई सहारा नहीं है, स्ट्रगल और लोनलीनेस ज़्यादा है। वेंट का मतलब है चलना या फिर आगे बढ़ना, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि लड़की को अपनी लाइफ में अकेले ही जीना और स्ट्रगल करना पड़ेगा। यानी कि ये जो सोसाइटी है ये उसका हार्श ट्रुथ है, यानी कि बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि जो लोग ऑलरेडी सफरिंग में है, यानी कि जो लोग ऑलरेडी कठिनाइयों में है, उनको और भी कम सपोर्ट मिलता है। पोइट हमें एम्पैथाइज करने और वल्नरेबल लोगों की इंपॉर्टेंस समझने को कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी इन 2 लाइंस में हमें समझाया गया है कि लड़की किस तरीके से यानी कि अकेली हो चुकी है, उसके पास कोई सहारा नहीं है, और ये जो दुनिया भी है ये भी उसका साथ नहीं दे रही है। देन इसके बाद है, एंड शुड शी स्ट्रे फ्रॉम वर्च्यूज वे द वर्ल्ड विल स्कॉन एंड इट्स स्कॉन कैन स्ले। यानी कि पोइट जो है वो हमारी वार्निंग देते हैं कि अगर लड़की कभी मजबूरी में या फिर गलती से वर्च्यू या फिर सही रास्ते से हट जाए। वर्च्यू का मतलब होता है अपनी समझदारी, अपनी जो सोच होती है, एक तरीके का जो हमारे पास मॉरल सेंस होता है उसको हम कहते हैं वर्च्यू, यानी कि हमारे जो गुण होते हैं उसे हम वर्च्यू कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, एक कंडीशन बताई गई है कि मान लीजिए कि अगर मतलब कि वो लड़की कभी मतलब कि अभी वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, उसे इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, तो मजबूरी में आकर या फिर गलती से अगर उसने कोई गलती कर ली तो ये जो दुनिया है उसका तुरंत मजाक बनाएगी और उसकी इंसल्ट करेगी। दोस्तों स्कॉन का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, किसी को ताना मारना, उसकी इंसल्ट करना, उसको क्रिटिसाइज करना। और स्ले का मतलब होता है इमोशनल या फिर सोशल डैमेज। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड है कि लड़की से हमेशा जो है वो एक्सपेक्टेशंस हाई रखे जाते हैं, और गलती करने पर सपोर्ट नहीं मिलता, बस क्रिटिसिज्म मिलता है। यानी कि यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब ये है कि जब उसको ज़रूरत थी, जब उस लड़की को ज़रूरत थी, तब ये जो सोसाइटी के लोग हैं ये कोई भी उसके पास भी नहीं आना चाहते थे। और जब अगर वो गलती कर देगी लाइफ में, यानी कि अगर मान लीजिए कि वो गलती से मतलब कि कोई गलती कर दे या फिर अपने सही नैतिक रास्ते से हट जाए, तो यही जो 4 लोग होते हैं हमारे समाज के, वो जो है वो उसे क्रिटिसाइज़ करने तुरंत ही आ जाएंगे। मतलब कि हमारी सोसाइटी में कितना बड़ा डबल स्टैंडर्ड है ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमारे पोएट यहाँ पर हमें दिखाना चाहते हैं। Shame hath enough to wring the breast with a weight of sorrow and guilt oppressed। यानी कि यहाँ पोइट कहते हैं कि शर्म और गिल्ट ऑलरेडी इंसान का दिल जो है वो पूरी तरीके से तोड़ देते हैं, दबा देते हैं। रिंग द ब्रेस्ट का मतलब है
दिल को टाइट कर देना, और ऑप्रेस्ड का मतलब है दुख और टेंशन में दबाना। यानी कि यहाँ पर सिंपली ये समझाया गया है कि लड़की जो है वो ऑलरेडी इमोशनल प्रेशर में है। यानी कि पोइट दिखाते हैं कि सोसाइटी का क्रिटिसिज्म अननेसेसरी होता है, क्योंकि इंटरनल गिल्ट और शर्म ही लड़की को इमोशनल तौर पर तोड़ देते हैं। यानी कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पोइट क्या कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई लड़की गलती कर देती है, उससे किसी तरीके की गलती हो जाती है मजबूरी में आकर या फिर अपनी मतलब की समझ से बाहर होकर, तो उसे जो है वो मतलब कि लोगों को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने आप अपने अंदर ही मतलब कि घुट-घुट के मरती रहेगी या फिर इमोशनल तौर पर टूटती रहेगी। ये जो 4 लोग जो उसको बोलने आएँगे वो उसे और भी ज़्यादा हर्ट करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। But oh, 'tis coldly cruel to wound the bosom whose blood must gush unbound। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा दर्द ये है कि वो औरत या फिर वो लड़की को और ज़्यादा हर्ट करती है जो ऑलरेडी वल्नरेबल है। यानी कि जो दुनिया है वो बहुत ही बुरी है। ये उसी औरत को या फिर ये उसी लड़की को ज़्यादा हर्ट करेगी जो और भी ज़्यादा मतलब कि पहले से ही मुश्किल में है, पहले से ही अकेली है। दोस्तों, बॉसम का यहाँ पर मतलब है दिल या फिर हमारा हार्ट, और गश अनबाउंड का मतलब है पूरा इमोशनल पेन जो है वो ओपनली फ्लो होना। यानी कि हमारे जो पोएट है वो हमें यहाँ समझा रहे हैं कि एम्पैथी और काइंडनेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो लोग ऑलरेडी सफरिंग में है, यानी कि जो लोग जो है वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा चोट नहीं देनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते हो तो कम से कम उन्हें दुख तो भी मत दो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है, नो टीयर इज सो ब्राइट एज द टीयर दैट फ्लोज फ्रॉम अर्रिंग वुमेन्स अनपिटिड वोज। यानी कि यहाँ पर हमारे पोइट कहते हैं कि सबसे वैल्यूएबल या फिर सबसे प्योर आंसू वो है जो उन औरतों के लिए बहाए जाते हैं जो गलती कर गई है और जिनका दुख इग्नोर किया जाता है। दोस्तों, अरिंग का मतलब है गलती करने वाली, और अनपिटेड का मतलब है जिसका दुख कोई फील नहीं कर पाता। यानी कि पोइट हमें एम्पैथी और कंपैशन का लेसन देते हैं कि सबसे ज़्यादा केयर उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो मजबूरी में गलती कर बैठते हैं। यानी कि हमारा जो समाज है वो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता जो गलती कर देते हैं, बल्कि उन्हें जो है वो उन्हें और भी ज़्यादा सपोर्ट कर देना चाहिए, यानी कि सपोर्ट देना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों के पास जो है वो एक तो कोई सपोर्ट नहीं होता है, ना फैमिली होती है, ना फ्रेंड होती है। दुनिया में वो अकेले होते हैं, सही गलत की उन्हें समझ नहीं होती है। तो हम जो है वो उन्हें उनकी गलती पर क्रिटिसाइज़ करने के बजाय, उनका जो मजाक उड़ाने के बजाय हम उनकी मदद कर सकते हैं, ना कि उन्हें क्रिटिसाइज़ करके उनकी मुश्किलों को और ज़्यादा बढ़ाए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद हमारी लास्ट 2 लाइन्स आती है, एंड ब्लेस्ड बी फॉर एवर हिज ऑनर्ड नेम हु शेल्टर्स एन ऑर्फन फ्रॉम सॉरो एंड शेम। यानी कि हमारे पोइट यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जो भी इंसान ऑर्फन को यानी कि अनाथ को सपोर्ट करता है, उसका नाम हमेशा रिस्पेक्ट और ब्लेसिंग्स का हकदार होता है, यानी कि उसके लायक होता है। यानी कि हमारी पोएम का मॉरल लेसन ये है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वल्नरेबल और अकेले लोगों की हेल्प करें, और ये जो हेल्प है वो हमेशा ऑनरेबल और रिस्पेक्टेड काम माना जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, इस पोएम का ओवरऑल मैसेज ये है कि दुनिया बहुत हार्श और बेरहम होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अकेले, गरीब और अनाथ होते हैं। एक ऑर्फन लड़की की कहानी के जरिए पोइट ये दिखाना चाहते हैं कि ब्यूटी, इनोसेंस और मासूमियत होने के बाद भी जिंदगी के दुख और सोसाइटी के ताने इंसान को तोड़ देते हैं। जो इंसान ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा होता है उसको और भी ज़्यादा हर्ट करना सबसे बड़ी बेरहमी होती है। पोएट एक इमोशनल यानी कि पोएम में जो है वो एक इमोशनल अपील की गई है कि हमें वल्नरेबल और हेल्पलेस लोगों के लिए ज़्यादा एम्पैथी और ज़्यादा सपोर्ट दिखाना चाहिए। और सबसे बड़ा मॉरल ये है कि जो इंसान अनाथ या फिर हेल्पलेस लड़की को दुख और शर्म से बचाता है, उसका नाम हमेशा इज्जत और ब्लेसिंग्स के साथ याद किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम पसंद आई हो और अच्छे से समझ भी आई हो। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपकी स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन, कीप लर्निंग। थैंक यू।